तो शुरू से लेकर मेल जो हैं उन्होंने इतना कुछ कर रखा है, उनकी वजह से वुमेन के तरफ सारे राइट्स आ गए हैं। जो बात कही गई है और जो लहजा था वो बहुत ही ज़्यादा मेरी समझ से अभद्र है। मेरा ये राइट है, मेरा वो राइट्स है। तो इन दी एंड में कहना चाहूँगा कि अगर हमारा राइट्स है तो राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटी भी है। ऐसी भाषा का उपयोग करना, हम एक तरफ कहते हैं कि नारी हमारे लिए देवी है, क्या अगर हमारे लिए नारी देवी है तो हम अपनी देवियों के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? तो ऐसे जो है प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होंगे अगर सुपरवाइज होगी नहीं चीजें तो। भी इस देश में मेल सुसाइड की सीमाएं इतनी हैं जिनके ऊपर कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता। जो मेल है उनको भी राइट्स होने चाहिए। जैसे क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पत्नी के परिवार वाले जो हैं फोर्स कर रहे हो कि हम दहेज प्रताड़ना मुकदमा तुम्हारे ऊपर लगा देंगे? आज के टाइम में मेल एम्पावरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम अधिकारों की बात तब करते हैं जब हमारी बात समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जो व्यक्ति इस वार्तालाप को डिजर्व करता है। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारा ज्ञान पहुंचना चाहिए और वो ज्ञान अगर युवाओं के थ्रू पहुंचे तो बहुत अच्छी बात इसमें रहती है। हमारे साथ लॉ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम आज बात भी करेंगे आपके अधिकारों के बारे में भी, और ग्रामीण क्षेत्रों की जिन महिलाओं की बात हम करते हैं उनकी बात भी होगी। सबसे पहले आपका क्या नाम है? उर्वशी चौहान। उर्वशी, आपको क्या लगता है, कई बार हम डोमेस्टिक वायलेंस, आपको मैंने देखा कि आप डोमेस्टिक वायलेंस पर बात कर रही थी। कई महिलाएं आज भी हमारे समाज में ऐसी है जिनको शायद ये चीज़ें नहीं पता होती हैं या मन में हेजिटेशन होती है कि हम किसी के पास क्यों जाएं। अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आपके दिमाग में क्या है, क्या ऐसी महिलाओं के लिए हमें स्टेप्स लेने चाहिए? एक्चुअली आज की डेट में हम कहते हैं कि ये 21st सेंचुरी है, मॉडर्न सेंचुरी है, बट कहीं ना कहीं पे घरों में आज भी ऐसी कई औरतें हैं जो अपना घर बचाने के लिए रोज़ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून में ऐसे बहुत से जो लॉ है उन्हें बनाया भी है कि वो वुमेन्स के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट कर सके, पर वुमेन्स के अपने घर का ऐसा होता है कि हम नहीं बाहर जा सकते, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमें उन्हें संभालना है। अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे पति हमें छोड़ देंगे। तो इसके लिए कानून ने बहुत सारे लॉ बनाए हैं, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। आईपीसी के सेक्शन 498 में थोड़ा सा ना कॉमन सी भाषा में, ताकि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं आपको देख रही हैं, आपको सुन भी रही हैं, उनको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं बस इतना कहना चाहूँगी उन सभी औरतों के लिए कि चुप्पी एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप जितना खुल के इस चीज़ के लिए सामने आएंगे उतना आपके लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उतना अच्छा होगा। और देखिए, कानून में डोमेस्टिक वायलेंस की हम देखते हैं कि हर चीज़ की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। हम डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज़ है अगर आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पति आपको फिजिकली या मेंटली टॉर्चर या हैरेसमेंट, आपको मारपीट कर रहे हैं, हर छोटी छोटी बात पे शराब पी के आपको मार रहे हैं, उन सबको हम डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। मतलब मानसिक चीज़ों को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मेंटल हैरेसमेंट एंड फिजिकल हैरेसमेंट। फिजिकल हैरेसमेंट, ठीक है। आपसे भी मैं बात करूंगी। भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम विशाल आर्यन है। विशाल, इन्होंने तो डोमेस्टिक वायलेंस पे थोड़ी सी बात की, आप बताइए जरा आपके दिमाग में क्या है, कानून की कुछ ऐसी बातें जो समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए? मैम, कानून की ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सारे महिलाओं तक नहीं पहुंचती है। हमारा बस वही काम है कि सबको जागरूक करना है और उसके बारे में सबको बताना है। अच्छा, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि कुछ लोग कहते हैं यार कि सोशल मीडिया हमारे लिए ख़राब है, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको ख़राब कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। सोशल मीडिया के बारे में आप क्या राय रखते हैं? मैम, सोशल मीडिया वही है कि उसके दो पहलू है, एक अच्छी पहलू है, एक बुरी वाली है, तो हमें दोनों एक्सप्लोर करना चाहिए। कानून में कुछ है इसके बारे में क्या? इस डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बहुत कुछ है मैडम, बस उसको पढ़ने का जरूरत है हमें और उसको एक्सप्लोर। के बारे में हम लीगल वीडियोस अवेयरनेस, जैसे हम लोग अभी ये एक्ट के द्वारा प्रेजेंट किए कि लीगल अवेयरनेस हम लोग बढ़ा रहे हैं, वो ऐसे वीडियो क्लिप्स वगैरह आपको काफ़ी मिल जाएंगे ऐसे सोशल मीडिया पे। ठीक है। आप बताइए ज़रा, आपका क्या नाम है? नंदिनी मिश्रा। नंदिनी, आपको क्या लगता है, हमने महिलाओं की बात की, इन्होंने तो डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, आपके दिमाग में कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा कोई और चीज़ें हैं जो आज भी महिलाओं के साथ होती हैं लेकिन महिलाएं खुलकर बता नहीं पाती, या हमारे दिमाग में ना कई बार हेजिटेशन होती है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि दहेज प्रथा। अक्सर होता है कि लड़कियां शादी करके जाती हैं, उसके बाद वहाँ पे उनकी सास, उनके ससुराल वाले उनको ताने मारते हैं कि दहेज नहीं लेके आई, ये वो दुनियादारी। तो मतलब उसके लिए भी होना चाहिए, लाइक डाउरी बैन है हमारे यहाँ पे, बट स्टिल लोग ले रहे हैं, स्टिल लोग दे रहे हैं, तो वो चीज़। देश में ना लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि अब देश में मुद्दे क्या हैं?
सबसे बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा तो। आऊंगी भाई साहब, आपके पास भी आऊंगी। आपको लगता है बेरोजगारी भी जी, है? बिल्कुल। अच्छा भाई आप बताइए जरा, यंगस्टर के मुद्दों की जब हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है देश में क्या मुद्दे हैं? पार्टीज को हम छोड़ देते हैं, लेकिन स्पेसिफिक मुद्दे जिन पर सरकारों को काम करना चाहिए, चाहे हम प्रदेश सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें। मैडम मेरे हिसाब से इफ़ इट इज़ नेसेसरी, तो जैसे कि ब्लड बैंक होता है आपका और कई चीज़ों के लिए लीगल एड सर्विसेज होती है, नौकरी के लिए कुछ नहीं है। हकीकत एक ये भी है, बीइंग वी ऑल रीड सोशियोलॉजी एंड हेंस वी हैव अंडरस्टूड दैट कि एक जो चीज़ मुझे लगती है कि महिलाओं की अंतोगत्वा आप एक समय के बाद में आप शादी करवा सकते हैं, पर अगर पुरुष बेरोजगार है तो पुरुष के पास में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे वो अपना जीवन चला सके। ओके। उसके बाद में अगर अब आपने पूरा प्ले देखा, इट वॉज ऑल अबाउट चाइल्ड अब्यूज, इट वॉज अबाउट द विमेन राइट्स, बट इट डिड नॉट इंक्लूड द मेल राइट। आज भी इस देश में मेल सुसाइड की सीमाएं इतनी हैं जिनके ऊपर कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता। मेल जो है मेरी समझ से वो निगलेक्ट किए जा रहे हैं। आपकी बात जहाँ तक मैं समझूं कि महिलाओं का पक्ष तो हम हर कोई ले ही रहे हैं, पुरुषों का पक्ष भी सामने होना चाहिए। अकेले महिला और पुरुष नहीं, अब जैसा कि हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के अंतर्गत जो अन्य जेंडर जो अपने आप को स्पेसिफाई करते हैं कि मैं ये हूं मैं वो हूं, तो उस हिसाब से जितना सबको सुविधा मिलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रही। पुरुषों के लिए कोई बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगार मीन्स कैन बी मेल फीमेल ऑफ और एनी अनदर जेंडर, मेंटल मेल मेंटल हैरेसमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप पीछा कर रहे हैं महिला का तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। अगर कोई महिला आपके पीछे करे या हम डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस को एक सीधे रूप में देखा जाता है कि पति ही पत्नी को मार रहा होगा या सास ससुर ही उनको मार रहे होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पत्नी के परिवार वाले जो हैं फोर्स कर रहे हो कि हम दहेज प्रथा का मुकदमा तुम्हारे ऊपर लगा देंगे? वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि सामने से भी अंकुश लगाने की जरूरत है। दोनों पक्ष जो फीमेल कार्ड एक ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे यहाँ पे आज भी इस पीढ़ी में भी अब बहुत गर्व की बात है कि महिलाएं एक बात मैं आपसे पूछूं, अभी आपने भी सुना होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की है। आप उस टिप्पणी को भी किस तरह देखते हैं? मैंने देखा कि आप अपनी बात बड़ी बेबाकी से बता भी रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। जो बात कही गई है और जो लहजा था वो बहुत ही ज्यादा मेरी समझ से अभद्र है, और इससे ज्यादा खराब चीज, हम विधानसभा लोकसभा को स्वतंत्र इस देश का मंदिर मानते हैं। मेरी समझ से उस मौके पर ऐसी भाषा का उपयोग करना, हम एक तरफ कहते हैं कि नारी हमारे लिए देवी है, क्या अगर हमारे लिए नारी देवी है तो हम अपनी देवियों के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही अभद्र है, जो बताने लायक नहीं है, जो सरेआम बोलने लायक नहीं है और जिसको नेशनल फेम में बोला गया है। ठीक है भाई साहब, आप बताइए जरा, आपको क्या लगता है? इनसे तो मैंने जनरल बातचीत की, आपको क्या लगता है कि देश में समय महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से? देश की भी छोड़िए, आप प्रदेश की बताइए, क्योंकि आप तो लॉ स्टूडेंट्स हैं, चीजों का नॉलेज आपको है। इस समय आपको क्या लगता है हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी कमी क्या है? मेरे को एक मुद्दा लगता है स्पोर्ट्स का, क्योंकि हमारे जैसे जहाँ से हम छोटे छोटे जैसे परिवार है, विलेजेस है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स को इतना लेके इतना आगे बढ़ाया नहीं जाता। वहाँ बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो या पढ़ाई ही करो सिर्फ। तो जो स्पोर्ट्स अच्छा भी खेलते हैं तो उनको आगे इतने मौके नहीं मिल पाते, क्योंकि कभी कभार पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, और कभी अगर गलती से सपोर्ट भी करे तो आगे जाके ये बोल दिया जाता है कि तुम क्या ही खेलोगे, तुमसे क्या ही होगा। तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ दिमाग में है क्या? हाँ जी, जैसे छोटी छोटी जैसे फेडरेशन बनी है तो वो छोटी छोटी जगहों पे जाके भी पूछ सकते हैं कि कौन कैसा खेलता है, उनके ट्रायल्स हों, जिससे आगे स्कूल्स में भी ये चीज़ें आए। जिससे जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे इतना स्पोर्ट्स को था नहीं, तो अब वहाँ पे शुरू हुई चीज़ें जैसे पता लगने लगती है कि स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे, तो छोटी छोटी फेडरेशंस जाके छोटी छोटी जगहों पे जाके पता करेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब एक आवाज़ पीछे से भी आ रही थी, भाई साहब आप बताइए ज़रा, क्या आपको क्या समस्याएं लगती हैं? क्योंकि जब हम युवाओं की बात करते हैं कई बार हम देखते हैं कि युवा अपनी बात खुलकर नहीं कहता है। आप लोग तो बड़ी बेबाकी से बात भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रदेश में इस समय क्या सुधार की जरूरत है हमारी? मैम हमारी जो स्टेट है यहाँ पे अभी मैम डेवलपमेंट के लिए बोला गया था, डेवलपमेंट हो रही है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। जो
पब्लिक को चाहिए। और मैम कंट्री के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा मैम, जैसे ना अगर आप यूनिटी में रहेंगे ना, अगर आप ऐसे करते रहेंगे कि ये अलग रिलीजन्स के ऊपर, कास्टिज्म के ऊपर अगर आप वोट मांगेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे बढ़िया अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो कंट्री आगे बढ़ेगी। और तीसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, रिलीजन की बात आई, आपको भी जो लोग हैं ना, आप सभी पब्लिक से मेरा ये वो है कि दूसरे के रिलीजन को भी आप डिफेम ना करो, जिससे आप चाहते हो कि अगर आप रिलीजन बचा रहे तो दूसरे का भी खराब ना हो। और लास्ट ये जो भाई ने बात बोली अभी कि मेल एम्पावरमेंट नहीं है, वीमेन एम्पावरमेंट है, वो अच्छी बात है। आप चाह रहे हैं मेल एम्पावरमेंट? मैम आज के टाइम में मेल एम्पावरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही रहेगा तो मेल के लिए सुविधाएं कम हो जाएगी और मतलब रहनी चाहिए, दोनों के लिए इक्वल रहे मैम, लेकिन हमारी कंट्री में इक्वलिटी नहीं है चीज़ में। महिलाओं का वर्जन मतलब लड़कियों का वर्जन जरूरी है। आप बताइए जरा, मेल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, फीमेल एम्पावरमेंट, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा काम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लड़कों के लिए। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब जैसे हमारी उसमें संविधान में बात करी गई है कि इक्वलिटी की, तो अनुच्छेद 14-15 में सब में इक्वलिटी की बात की गई है, तो उसमें सिर्फ महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बताया गया है। तो मेरे हिसाब से भी जो मेल है उनको भी राइट्स होने चाहिए। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो हर जगह पे होता है, महिलाएं भी कई जगह पे मतलब मेल्स के साथ में बुरा व्यवहार करती है, तो उनके हक में भी मेरे हिसाब से राइट्स होने चाहिए मेल्स के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? कृतिका। कृतिका, क्या लगता है आपको प्रदेश में समय सबसे बड़ी कमी क्या है? महिलाओं के पर्सपेक्टिव से प्रदेश में क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि हम देखते हैं कि औरतों को आजकल भी नौकरी नहीं करने दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि तुम्हारी जो जगह है वो किचन तक ही है ना। तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी एम्पावर किया जाए। और जैसे होता है कि रात को लेट तक लड़कियाँ काम नहीं कर पाती क्योंकि उनको एक सेफ्टी नहीं फील होती है सोसाइटी। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी मतलब वो बने ताकि जो वो है वो खुद को जो सेफ फील कर सके और अपनी जो आगे डेवलपमेंट करना चाहे और जो कुछ भी करना चाहे वो खुद कर सके। और दूसरी बात, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि हाँ हमारी बच्चियाँ देर रात घर से बाहर रहे, तो मेरे हिसाब से इस चीज़ के लिए भी एक सेफ्टी होनी चाहिए कि हाँ वो मतलब अब अच्छे से कंफर्टेबल होके जो है बाहर जा सके घर से। हाँ जी, दीपांशु भाई साहब, आप बताइए क्या लगता है आपको? क्योंकि देश की बात हमने की, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिस्कस किया, आपको क्या लगता है सुधार, इम्प्रूवमेंट कहाँ होना चाहिए प्रदेश की जब हम बात करते हैं? हम जैसा कि अगर देश की बात करें हम, तो अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, जैसा कि हम इसके ऊपर इशू डिबेट कर ही रहे थे। नीचे आ जाओ आप लोग। इसके ऊपर हम बात कर ही रहे थे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है जनता में। जनता में भी प्रॉब्लम क्या है कि वो पार्टीज, किसी पार्टी को बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो या नेशनल लेवल की पार्टी हो, उसको हम पार्टी के नाम से देखते हैं, आदमी के नाम से देखते हैं। हम उसके प्रोपोगेंडा को नहीं देखते हैं कि उनका क्या रहने वाला है। अगर बात करें हम, जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो जो पार्टीज का काम है, उनका तो काम सिर्फ है कि जनता को उलझाए रखना है। जैसे कि हमने देखा इंडिया और भारत, इस चीज को लेके दुनिया को इन्होंने उलझाए रखा। देश में इतनी जनसंख्या, अब जो नागरिक पड़ा हुआ है उसको तो पता है कि इंडिया, भारत, इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही दिया हुआ है, इंडिया दैट इज बात, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट। तो इसमें इस चीज को इन्होंने इतना हाई लेवल पे रेज किया, क्यों? ताकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोग किसी और मुद्दों की बात ना कर दें और मुद्दे ना आ जाएं, इस वजह से जनता को उलझाए रखना है। ये आपने मुद्दों की बात की, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ यूथ क्या चाहता है? यूथ के दिमाग में क्या? यूथ चाहता है कि कंट्री में सबको जॉब्स मिले, ठीक है। और दूसरा यूथ ये चाहता है कि जैसे जहाँ पे भी कोई जैसे किसी कॉलेज में है तो उसको उसके लिए भी कुछ सुविधाएं मिले, कि अगर कोई गरीब है तो उसको पॉवर्टी लाइन के बिलो भी मिले। आज के टाइम में मैम ऐसा है, मिलता है, लेकिन मैम आधे ज़्यादा पॉलिटिशियन खा जाते हैं इस बात को, और ये बात ही वो मानेंगे नहीं। अच्छा, और हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में सबसे अच्छा काम इस समय कौन से मिनिस्टर कर रहे हैं? आपको उनमें आपने एक कमी बतानी है, खूबी बतानी है। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक कमी और एक खूबी। मैम एक कमी उसमें ये है कि मैम जो ये डेवलपमेंट हो रही है मैम स्मार्ट सिटी की, मैम इसमें आप देख रहे हैं मैम कितनों के घर जा रहे हैं। मैम उसके लिए मैम सरकार को कुछ करना तो चाहिए इसके रिलेटेड, कि कुछ काम हो आगे। मैम जैसे मैम मेरे फादर की एक शॉप है, ठीक है मैम, जो हमारी शॉप है मैम वो हाफ कट हो रही है, मतलब ना मैम उसके रिलेटेड मैम उनको कोई ऑप्शन देना चाहिए, या तो वो बीच में काम हो जाता है या रुक जाता है मैम, ये है मैम इशू है। आप बताइए।
मैम जो हमारी सबसे बड़ी कमी है हमारी सरकार की वो ये है कि जो वो रूल्स बनाते हैं, जो वो रेगुलेशंस बनाते हैं, उनकी मैम एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो पाती। मैम जैसे वो इम्प्लीमेंट करते कोई भी रूल, मैम वो लोगों द्वारा इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती, तो मैम उसमें मैम फ्लॉज बनने लग जाते हैं आगे आके। तो मैम ये है मैम। बात जब लड़कियों के अधिकारों की आती है, बात जब पॉलिटिक्स की आती है, तो मतलब मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी, यहाँ मैंने कुछ महिलाओं को, लड़कियों को भी देखा और मतलब हेजिटेट करती हैं जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम देश के मुद्दों पर बात करते हैं। अब जब महिला अधिकारों की बात आती है तब भी महिलाएं कई बार चुप्पी साध लेती है। मैडम आप बताइए, आपको क्या लगता है महिलाओं के पर्सपेक्टिव से प्रदेश में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जो भी राइट्स एंड जो भी गवर्निंग राइट्स है ऑलरेडी जो गवर्न हो रहे हैं इंडिया में, उन्हें देखना चाहिए कि प्रॉपरली वो रेगुलेट हो रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे राइट्स बन चुके हैं पर वो अभी तक इम्पोज नहीं है, हर जगह इम्पोज नहीं है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल विलेज है जहाँ पे ना सुपरवाइज नहीं होती चीज़ें कि वहाँ पे वो हो भी रही है या नहीं इम्प्लीमेंट। तो ऐसे जो है प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अगर सुपरवाइज होगी नहीं चीज़ें तो फिर कभी भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो सकते। तो मेरे हिसाब से सुपरवाइज होनी चाहिए, हर चीज़ पे नज़र होना चाहिए। नीतीश कुमार का आपने बयान सुना? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या सोचती हैं, क्या राय रखती हैं उस बयान के विषय में? देखिए, पहले तो अगर ये राय की बात आए तो अगर एक वुमेन पर्सपेक्टिव से बोलें तो ये बहुत ही हार्श वर्ड्स जो भी उन्होंने यूज़ करे थे। कोई भी वुमेन या कोई भी ऐसी वुमेन जो शायद पढ़ी लिखी ना भी हो उसे भी इन चीज़ों पे बहुत गुस्सा आएगा। तो मेरे हिसाब से पहले तो एक लॉ बनाना चाहिए कि ऑन टेलीविज़न या लोगों के सामने ये ऐसी शब्द यूज़ ना करा जाए, और अगर ऐसे शब्द यूज़ होते हैं तो उन पे कोई लीगल कोई चीज़ एक्शन लिया जाए और उनको सज़ा दिया जाए। आप बताइए ज़रा, आपको क्या लगता है? मैम मेरा पॉइंट ये होगा कि वुमेन को ना ज़्यादा काउंसिल करना चाहिए। जैसे एनजीओज़ वगैरह करते हैं बट स्टिल ना सब तक नहीं पहुंचता, ऐसे गांव वगैरह में नहीं पहुंचता है, तो उस पर ना ज़्यादा काम करना चाहिए, उसको बहुत इफेक्टिव बनाना चाहिए। और मतलब वुमेन को काउंसिल करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि उसको इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, उसको मेंटली स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और फिर मतलब एट द एंड उसको रियलाइज़ कराना चाहिए कि जो तेरे साथ हो रहा है वो गलत है, और जो मतलब वो जितना सहेगी और उतना मतलब बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि एनजीओज़ के थ्रू और उनके थ्रू काउंसलिंग करानी चाहिए ज़्यादा। आप बताइए किन चीज़ों पर काम करने की हमें ज़रूरत है, स्पेशली क्योंकि आप लोग यूथ हैं, यूथ के पर्सपेक्टिव से? मैडम सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है, देखिए सबसे पहला ये है कि जनता जागरूक नहीं हो पा रही है। आप कोई भी संस्थान उठा के देख लीजिए, पूरे देश के लिए सुविधा है, बशर्ते वो पहुंचाई नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी चीज, जब इस देश की सोसाइटी बदलेगी उसी दिन सारी चीज़ों की बदलाव आएंगे। आप विदेश में देखते हैं, आप फ्रांस में देखते हैं, इवन इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री। आप केरला में देखिए, केरला में आपको वीआईपी कल्चर नहीं नजर आएगा। इन द नॉर्दर्न स्टेट्स इफ वी सी, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो यूथ विंग है वो उन्हीं के ऊपर ब्लैक मार्क लगा के नहीं खड़ा होता। वहां पे ये चीज है, बी इट सेंटर राइट, बी इट सेंटर लेफ्ट, बी इट कम्युनिस्ट, बी इट कांग्रेसी, एनीथिंग इट इज। तो ये जब सोसाइटी का डेवलपमेंट बदलेगा, आज की स्थिति हमारे देश में ये है कि जब भी कोई विधायक सांसद आता है, हम उनको बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट से इस्तेमाल करते हैं कि जो आ रहे हैं तो आप क्या लेंगे, वी हैव चोजन यू, it is your moral responsibility and it is your constitutional duty that you have to abide by our needs। हमारी क्या जरूरतें हैं वो आपको पूरी करने के लिए आपको आना है। हम आपको वीआईपी कल्चर की आप माउंटेन ड्यू पियेंगे कि आप जो है आप पेप्सी पियेंगे, हमें वो उनसे करना ही नहीं है। आप हमारे काम के लिए आ रहे हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हम यूथ की बात सुनी, क्योंकि हम लोगों के पास में ऐसा कोई खास स्टेज नहीं है। और हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे हमें बोलने का अधिकार पूरा मिलता है। बहारा यूनिवर्सिटी इकलौती एक मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी देखी है जहाँ पे यू कैन बी वेरी फ्री विद योर फीलिंग्स। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इंडियन में इतना कहना चाहूँगा कि राइट्स तो हैं, बट हम बात करते हैं अपने राइट्स की, राइट्स, मेरा ये राइट है, मेरा वो राइट्स है। तो इंडियन में कहना चाहूँगा कि अगर हमारा राइट्स है तो राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटी भी है। इसको मैं एग्जांपल से देना चाहता हूँ कि पहले हमारे पास एजुकेशन का राइट्स नहीं था बच्चों के पास, तो गवर्नमेंट ने 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज को कंपल्सरी एजुकेशन किया। लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? हो रहा है, लेकिन हमारी ड्यूटी है, राइट टू एजुकेशन आपको दिया है तो इट्स योर ड्यूटी कि आप स्कूल में जाएं। हम देखते हैं कि बच्चे बंक मार रहे हैं या स्कूल ही नहीं पहुंच रहे हैं,
तो ये उनकी ड्यूटी है। अगर आपके पास राइट है तो आपको राइट क्लेम करने के लिए कुछ मॉरल ड्यूटीज भी हैं। थैंक यू। और जैसा कि आपने देखा कि हाँ, हमने अभी एक्ट प्ले करा था, तो उधर बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, ना कि उनसे कुछ, मतलब उनको जो है मतलब एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों को, जो बच्चे मतलब वो नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है, नहीं, जिनके पेरेंट्स जो है भेज सकते हैं बच्चों को स्कूल, तो वो उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाए जो कि हमारी सरकार द्वारा चलाई जाएगी। तो ये थे हम। अच्छा, आप बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं? जैसा कि अंतरंग ने बताया कि मेल को लेके यहाँ कोई राइट नहीं है, तो शुरू से लेकर मेल जो हैं उन्होंने इतना कुछ कर रखा है, उनकी वजह से वुमेन के तरफ सारे राइट्स आ गए हैं। आ गए, इसलिए मतलब गलती इसमें मेल की ही है। अच्छा, ठीक है। चलिए, हमने आज इन विद्यार्थियों से, यानी कि अभ्यर्थियों से, आप युवा कह लें, कुछ भी कह लें, इनसे प्रदेश के और देश के कुछ साधारण से मुद्दों पर बात करने की कोशिश की। हमने ये कोशिश की कि हम महिला अधिकारों पर भी इन बच्चों से बात करें। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।